जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन, जो ही हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इसके अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे 30 से 35 सेट कराऊंगा, जो पिछली बार हमारे एग्ज़ाम में आए थे। सारे उस पर बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है वो। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और इन्हें हम समझेंगे। इसके अंदर आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं और मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं। हम दोनों ही क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो। इन्हें हम समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे ताकि हमें आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए दोस्तों, टाइम बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चनों की तरफ और आप देखेंगे कि पिछली बार एग्ज़ाम में कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आए थे और हम इनको किस तरह से तैयार करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यदि tan f प्लस कोट f इजिकल टू 5 हो तो tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है tan f प्लस कोट f इजिकल टू 5, तो tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें दे रखा है, जो हमें पहला पॉइंट दे रखा है tan f प्लस कोट f, इससे हम ये लास्ट वाली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस tan f प्लस कोट f का इधर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से स्क्वायर करके हमें इसको सोल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं। हमने देखा tan f प्लस कोट f इजिकल टू 5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम इस वाले पक्ष का और इस वाले पक्ष का दोनों का स्क्वायर कर लें तो क्या हमारे पास tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f आएगा? तो हाँ जी, बिल्कुल आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या हुआ, ये tan f प्लस कोट f का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखा तो किसका फॉर्मूला बना, ये बना हमारा a प्लस बी का स्क्वायर। अब आप सबको याद है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। इसको हम सोल्व करेंगे। tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f और प्लस 2 tan f और इंटू कोट f, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना का इक्वल में 25। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बना tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f। तो हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए थी tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f वो हमारे पास आ गई यहाँ पे, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट में प्लस 2 tan f इंटू कोट f है। आपको पता होगा कि tan थीटा और इंटू कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको याद ना हो तो इसे नोट कर लें कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि क्या होगा, ये tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f प्लस 2 और 2 tan थीटा और कोट इसका 2 tan f और कोट f का मान कितना आया, यहाँ पे 1 आया और इजिकल टू 5 का 25 आया। अब ये वाला जो 2 है ये 25 में से माइनस हो जाएगा इधर जाके। इसको हमने लिखा tan स्क्वायर f प्लस कोट स्क्वायर f इजिकल टू 25 माइनस का 2, तो कितना आया हमारे पास 23। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, tan स्क्वायर f और कोट स्क्वायर f। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें,
हमारा आंसर रहेगा 23। कुछ नहीं था इसके अंदर। जो हमें दोनों साइड दे रखी होती हैं, हमें जब भी इसको सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, तो हमें लास्ट वाली चीज़ को देखना होता है कि उसमें स्क्वायर है, क्यूब है, या किस तरह से टूट सकता है। फिर हमें उससे पहले वाला जो है जिससे हमें लेके उसको प्रूव करना है, उसमें हम त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले होते हैं या जितने भी उसके कंसेप्ट मान लो, वो हमें इसमें याद होने चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज़ थी कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स का। पढ़ें इस क्वेश्चन को कि द्रव्यमान 15 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ घूम रही है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। जिस ऊर्जा में गति होती है उसे गतिज ऊर्जा हम कहते हैं। अब इसका जो हमें फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक ऊर्जा। तो इसको हम के ई से वो कर सकते हैं इंडिकेट। के ई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, एम होता है द्रव्यमान, और वी क्या होता है यहाँ पे, वेग। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा कितनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1/2 द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें, 15 kg, और वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो स्क्वायर है बी का स्क्वायर, तो 5 × 5 हो जाएगा। इसको हमने लिखा 1/2 इंटू हमने इसकी मल्टीप्लाई की 15 पंजे 75, मैं इधर कर लेता हूँ, और 75 × 5, 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 7 35 और 2 37। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 375। 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 से कैंसिल किया, 2 1 2 और 1 बचा, 2 8 16, 2 7 14 और 2 पंजे 10 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा क्या आंसर आया, 187.5 जूल, जो कि हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम द्रव्यमान हो गया आपका और बी वेग। इसको आप अगर फॉर्मूला आपको याद ना हो तो आप इसको नोट कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर आप प्रीवियस ईयर जितने मैं कराऊंगा आपको 35-40 सेट कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के, आप अगर इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ में आपका एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और आपके फिजिक्स और मैथ दोनों ही कवर हो जाएंगे इससे, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे आपकी वो फिजिक्स हो। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये आया हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, सुंदर एक कोचिंग क्लास चलाकर पैसे कमाता है। उसकी आय का 10% उसकी कक्षाएं चलाने में शामिल विभिन्न खर्चों में चला जाता है। नीचे दी गई तालिका में उसके 5 वर्षों की आय लाख रुपए में दर्शाती है। तो हमें सुंदर की क्या दे रखी है, ये इनकम दे रखी है 2012 में 2.5 लाख, 2013 में 3 लाख, 2014 में 3 लाख, 2015 में 2.5 लाख, 2016 में 4 लाख। तो हमारे पास की टोटल इनकी इनकम कितनी हुई, 2.5, 3, 3, 3, 2.5 और 4 ऐड किया हमने, 4 3 7 3 10 और 5 15 लाख। तो उसकी इन 5 सालों में इनकम कितनी है, 15 लाख है। उसने कहा गया कि उसकी आय का 10% उसकी कक्षा चलाने के शामिल विभिन्न खर्चों में चला जाता है। उसने कहा कि 15 लाख का 15 लाख का 10%, तो 10% कितना होता है, 1/10। हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आया, 15। ये हमारे पास कितना है, 1,50,000 आया, 10% 15 लाख का। तो हमसे पूछा है कि
विभिन्न खर्च के रूप में औसतन खर्च कितना खर्च किया गया, उसका औसत खर्च पूछा गया है। तो हमने जो खर्च निकाला था, खर्च कितना निकाला था 10%, 15 लाख का, 15,000, वो 1.5 लाख सॉरी। और हमें टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 2012, 13, 14, 15, 16, 5 साल दे रखे हैं। औसत क्या होता है, अगर हम टोटल को 5 से डिवाइड कर दें तो एक औसत पड़ेगा कितना, 5 तिया 15, 0 0 0 और 0, 30,000 रुपये पर ईयर का उसका खर्च होगा। तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। ये हमारा आया सिंप्लीफिकेशन से, 21 प्लस 5 ब्रैकेट 5 का ब्रैकेट 15 प्लस ब्रैकेट 18 माइनस 17 ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट उसके बाद मंझला उसके बाद बड़ा। सबसे पहले किधर से सॉल्व करेंगे हम इसको, पीछे से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया 18 माइनस का 17, तो कितना आया हमारे पास 1 आया। उसके बाद हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है, जो ये वाला ब्रैकेट है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में क्या आ रहा है हमारा 15। तो हमने इसको सॉल्व किया 15 प्लस 1, तो ये कितना आया हमारे पास 16। उसके बाद हमारे पास आया ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दे रखा है 5 इंटू का कर देंगे हम गुणा होता, तो 5 इंटू 16। तो हमारा ये ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ। हमने कितना करा इसको मल्टीप्लाई करके 80 आया। फिर उसके बाद हमें बाहर क्या दे रखा है 21 प्लस का 80। हमने इसको जोड़ा तो कितना है हमारे पास 101, जो हमारा आंसर है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि सबसे पहले हमने ये वाला ब्रैकेट किया, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई की और फिर हमने इन दोनों को जो बाहर में बचा था उसको ऐड किया। हमारा आंसर आया 101, ऑप्शन 4। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 343 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन के प्रत्येक 2 घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा मान लो कि हमारे पास क्या है घन है, घन दिया गया हमें, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है हमारा ए क्यूब, और हमें ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 343। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो हमारे पास यहाँ पे उसकी भुजा पता चली 7 है, किसकी, घन की। अब उसने हमसे ये कहा है कि 2 घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। ऐसा मान लो हमारे पास एक घन ये है, ये घन है हमारे पास, और एक घन हमारे पास ये है। अब उसने कहा कि इन दोनों घनों को मिला दो, तो हमने इन दोनों घनों को मिला दिया। जब हमने इन दोनों घनों को मिलाया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पूरा एक घनाभ बनेगा। और एक भुजा इसकी 7 थी, तो दूसरे वाले की भी कितनी होगी 7 होगी। और जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो इनकी दोनों भुजाएं भी ऐड होंगी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 7 और 7 14 हो जाएगी। और उसकी जो चौड़ाई है घनाभ की, जो ये है उसकी चौड़ाई है, ये 7 रहेगी, और जो ऊंचाई है उसकी ये भी 7 रहेगी। तो दोनों 7 7 रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ जोड़ने पे किस पे फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ लंबाई पे फ़र्क पड़ेगा, ना कि चौड़ाई पे और ऊंचाई पे। तो लंबाई हमारी दोनों तरफ कितनी हो जाएगी 7 इधर और 7 इधर, ये भी 14 हो जाएगी और ऊपर भी 14 हो जाएगी। और ब्रेड्थ कितनी रहेगी उसकी 7 उसकी चौड़ाई रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि जब उसने हमारे पास 2 घन थे और हमने दोनों घनों को क्या किया, दोनों घनों को जोड़ लिया। जब हमने दोनों की सिरों को मिलाया तो हमारे पास क्या बन के आया, एक घनाभ बन के आया।
और जब दोनों को हमने मिलाया होगा तो जब दोनों की भुजा साथ साथ है तो मिलने के बाद क्या हो गई उनकी लंबाई 14 हो गई। तो चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, साथ साथ रहेगी। तो हमसे पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है उसका 2LB प्लस BH और प्लस का HL। अब हमारे पास 2 है, लंबाई कितनी हमारे पास 14, चौड़ाई हमारे पास 7 है, प्लस चौड़ाई हमारे पास 7 है और ऊंचाई भी हमारे पास 7 है, प्लस ऊंचाई 7 है और लंबाई 14 है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कितना हुआ 2, 14 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 14 सत्ते 98। हमने इनको ऐड किया, 8 और 8 16, 4 20, 5 25 का 5 2 9 2 11, 4 15, 5 20 और 4 24, 245 और इंटू 2। तो कितना आया हमारे पास 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों देखा हमने कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। हमें बस इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली में प्रैक्टिस कराऊंगा और इनको आप डेली प्रैक्टिस करते रहना और देखना कि इनकी प्रैक्टिस से आपका मैथ कितना मजबूत हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने आज का नया क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क से। 18 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के कार्य के बाद 2 श्रमिक कार्य छोड़कर चले गए। श्रमिकों के कार्य को छोड़कर चले जाने के बाद कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। इसे एक बार आप मतलब मेरे कराने से पहले इसको रोक के वीडियो को और आप इसको ट्राई करके भी देखा करो क्वेश्चन को कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको, वहाँ से आप समझ लेना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने देखा कि 18 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 18 पुरुष एक कार्य 12 दिन में कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। 18 12 की मल्टीप्लाई करें, 18 दाएँ 180 और प्लस 18 दूनी 36। तो कितना हुआ इन्हें ऐड करने पर टोटल वर्क हमारा 216। तो ये हमारे पास क्या आया टोटल वर्क। फिर उसने कहा कि 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़कर चले गए। तो 18 पुरुष थे, 4 दिन तक तो उन्होंने काम किया। तो 4 दिन तक कितना काम किया उन्होंने 72 कर दिया। टोटल था कितने पास हमारे, टोटल था हमारे पास 216। 72 4 दिन तक उन्होंने किया तो बचा कितना 72 का कितना है 216 3 गुना है तो कितना बचा 2 गुना 144 बचा। अब 4 दिन काम करने के बाद 2 श्रमिक छोड़कर चले गए। कितने थे 18, 2 चले गए, कितने बचे 16। 16 से 144 काम करवाना है, कितने दिन में करेंगे 16 x दिन में। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 144/16। इससे हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया 9। तो कितने दिन और लगेंगे उसे 9 डेज। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कितना हमारा, ऑप्शन नंबर 2। हमने क्या किया इसके अंदर टोटल वर्क निकाला, कितना है हमारे पास टोटल वर्क 216। 18 पुरुष ने 4 दिन तक काम किया तो 18 चौक 72 काम उन्होंने 4 दिन में किया। टोटल 216 था, 72 कर लिया, कितना बचा 144 काम बचा। अब 144 काम करने में 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए। 18 थे, 2 चले गए तो बचे कितने 16 बचे और 144 काम करवाना है 16 जनों से। तो कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। कभी आप सोचो कि मैंने इजी क्वेश्चन रख लिए या टफ रख लिए, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और ये आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए थे। और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इनका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा और 100% मिलेगा। और आप देखना
कि आप कितने अच्छे तरीके से मैथ और फिजिक्स सॉल्व करके आओगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमसे पूछा है 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? n-3/2। बस हमारे पास n क्या होता है? n होता है भुजाओं की संख्या। कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे n? 19, और 19 माइनस का 3/2, 19 इंटू 16/2। इससे हमने कैंसिल किया, 2 अट्ठे 16 और 19 अट्ठे 152। तो 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 152। इसका विकर्णों की संख्या का सिंपल फॉर्मूला है n-3/2। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रेलवे ग्रुप डी में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा मिले और इन क्वेश्चनों को वो देख सकें और समझ सकें कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या है। एक कार एक समान दर से 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। देखो, मैं पहले आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले को याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मूले के आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, और ग्रुप डी के अंदर सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट। तुमसे यहाँ पे वो ना तो फिर में सोल्व करवाएगा, ना ही कोई तुमसे थ्योरी लिखवाएगा। बस एक फॉर्मूला देगा वो तुम्हें, कि फॉर्मूले पे ही तुम्हारे नंबर दे देगा, उससे आपको सोल्व करवा लेगा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले याद हैं तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करके आ सकते हो। और फॉर्मूले कैसे याद होंगे? जितने भी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँ उनको आप उन फॉर्मूलों को अपने कॉपी में नोट करें और उन्हें रोज़ाना याद करें। अब मान लो 35-40 जब मैं सेट कराऊंगा तो उसके अंदर कितने फॉर्मूले होंगे? प्रत्येक चैप्टर के अंदर एक एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन तो फिजिक्स के होंगे ही होंगे। तो उसी हिसाब से आप लगा लो कि अगर मान लो 35 या 40 हो गए तो 3 हुए तो 120-30 फॉर्मूले याद हो गए। तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे 4 या 5 वो इन फॉर्मूले से ही आ जाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। इधर उधर की फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर के अंक प्रश्न कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ आप इतना कर लें, आपका फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप खुद देख लेना एग्ज़ाम के अंदर। तो त्वरण क्या चीज़ होती है हमारी? त्वरण होता है ए, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस का t1। v2 क्या होता है हमारा? प्रारंभिक वेग, और v1 क्या होता है हमारा? अंतिम वेग। t2 क्या होता है हमारा? प्रारंभिक समय, और t1 क्या होता है हमारा? अंतिम समय। एक तो हमारा ये हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अगर हमें डायरेक्ट वेग दे दे या डायरेक्ट टाइम दे दे तो हम इसे लगा देंगे, और v2 प्रारंभिक वेग दे और अंतिम वेग दे तो हम इसको इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है? 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर हमसे किस में पूछा है? मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारे पास स्पीड दे रखी है यानी वेग, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही होगा। तो हमें दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से हमने 18 को कैंसिल किया, तो पहला वेग कितना है हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरा क्या है हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेग निकल के आ गया। ये हमारे पास v2 है, ये हमारे पास v1 है।
अब हम इसको क्या तुरंत निकालना है, हमें तुरंत का फॉर्मूला बताइए क्या होता है कि ए इज इक्वल टू V2 कितना है हमारे पास 20, V1 कितना है 5 और टाइम dt कितना दे रखा है हमें, dt इज इक्वल टू दे रखा है हमें 10। यहाँ पे हमें दो टाइम नहीं दे रखे, एक ही टाइम दे रखा है, तो हम इसको dt लिखेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आई 10 की, इज इक्वल टू 20 माइनस 5 कितना बचा 15/10। इससे हमने कैंसिल किया, कितना आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फॉर्मूला। हमने यहाँ पे देखा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है हमारा A इज इक्वल टू B2/B1 माइनस T2/T1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dV/dt। ये क्या होता है हमारा अंतिम वेग और ये होता है हमारा प्रारंभिक। हमें ये फॉर्मूला याद करना है त्वरण का। तो हमने दो फॉर्मूले सीखे, एक के ई गतिज ऊर्जा का ½ mv², दूसरा हमने सीखा त्वरण का A बराबर B2 माइनस B1 T2 माइनस T1, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं हम dV/dt। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो संख्या इस प्रकार है कि इनके बीच का अनुपात कितना है 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। कितना जोड़ने पर 3 जोड़ने पर। मैंने आपको अपनी क्लास में कराया था, जो चैनल पर वीडियो पड़ी है रेशियो प्रोपोर्शन की, कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ इनमें हमने डिफरेंस चेक किया 3 और 1 में, 3 और 10 में, तो कितना डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे 7 का। और यहाँ पे हमने डिफरेंस चेक किया, कितना आया 4 और 13 में 9 का। तो हमारे पास ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं समझाता हूँ अलग से। 3, 4, 10 और 13, हम इसमें और इसमें डिफरेंस लें, कितना है 3 का। फिर 3 और 4 में लें, कितना है 1 का। तो जो हमारा ये 3 है इसके मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, और जो ये हमारा 1 है इसके मल्टीप्लाई कर दें नीचे। तो हमारे पास कितना आएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 10 और 13। अब हमने यहाँ पे चेक किया 12 और 1 13, 9 और 1 10। तो एक आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, जो ये दे रखी है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है। जब हमारे पास एक आर की वैल्यू 3 है तो हमसे मूल संख्याएं पूछी हैं। मूल संख्या कौन सी हमारी 9 और 12 है। तो हम इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में और 12 में। तो ये कितनी बनी 9 तिया 27 और 12 तिया 36। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई 27 और 36। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसके अंदर हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद मज़ा आएगा। रोज़ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर पे ही आपकी फिजिक्स और मैथ्स, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ना छूटने की गारंटी है हमारी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।